ओके, सो क्लास 12 फिजिक्स के लिए मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी बता रखे हैं एंड आई होप कि वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। अगर किसी ने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर क्लास 12 फिजिक्स को नहीं देखा है तो उसको एक बार से देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प आप लोगों की वहाँ से उस वीडियो से होने वाली है। देखो यार, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो किस तरीके से आप लोगों की हेल्प करते हैं। जो बच्चे पिछले 10 महीने से, पिछले 8 महीने से, पिछले 7 महीनों से पढ़ रहे हैं, तो जब भी अगर पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें पता होता है कि हाँ यार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इनके ऊपर फोकस सबसे ज़्यादा करना है, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाने हैं, इनकी जो है मतलब जितनी ज़्यादा हो सके भाई प्रैक्टिस करनी है। और जो बच्चे लास्ट में आके पढ़ते हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं होता कि हाँ यार अब पूरा सिलेबस कर लें, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेते हैं और उनके अच्छे मार्क्स से वो पास हो जाते हैं। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। मैंने ऑलरेडी बना रखी है, बार बार बोल रहा हूँ कि उसको जरूर से देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन 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 रुक जाओ भाई साहब, आपने कभी ये सोचा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं जिससे आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, उस पर क्वेश्चन किस टाइप का बनता है? मान लीजिए अगर मैंने आप लोगों को बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके का बनने वाला है? क्या उसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, क्या डेरिवेशन आएगी, मतलब क्या तरीके से वो क्वेश्चन पूछा जाता है? तो सीबीएसई के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं बताऊंगा, लेकिन हर एक चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं पिछले 10 साल में वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और हो सके तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। पिछले 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सबको अच्छे से एनालाइज किया गया, देखा गया कि हाँ यार फर्स्ट चैप्टर में इस टाइप से क्वेश्चन आए हैं, सेकंड चैप्टर में इस टाइप से क्वेश्चन आए हैं, थर्ड में इस तरीके से आए हैं, फोर्थ में इस तरीके से आए हैं। तो आपको चैप्टर वाइज मैं बताने वाला हूं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है ना, बच्चों के माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है यार, और कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पहले नहीं पढ़ पाते किसी न किसी मजबूरी की वजह से, या जानबूझ के भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके मतलब ये होता है उनको कि यार कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे, कोई टाइप्स बढ़िया बता दे, तो उन तक पहुंच जाएगी ये वीडियो। तो शेयर जरूर कर देना। ओके चलो यार, तो अभी आगे बढ़ते हैं और इस चैनल के ऊपर आप लोगों को फुल कंटेंट मिल जाएगा। पूरा जो है क्लास 12 फिजिक्स मैंने अपलोड किया हुआ है, डिटेल्ड वन शॉट बनाए हुए हैं बेटा जी, न्यू वन शॉट है, और डिटेल्ड नोट्स मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे, वो मिल जाएंगे। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए हैं, एमसीक्यू ऑलरेडी करवा दिए हैं, इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल मैंने करवा रखे हैं, और इवन एक और बहुत बढ़िया सीरीज में आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, जो कि कोशिश करेंगे कि 4-5 दिन के अंदर उसको निपटा दें, मतलब 5 से 6 दिन लग जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, बट उसको जल्दी से जल्दी निपटा दें अपने क्लास 12 फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम से पहले। साथ में बेटा जी पूरी जो फिजिक्स है उसके हर एक चैप्टर की रैपिड रिवीजन मैंने करवा रखी है 30-30 मिनट के अंदर, और साथ में 1 पेजेस नोट्स, बहुत ही बढ़िया नोट्स है। मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी देता हूँ। अभी मेरे पास ये मॉडर्न फिजिक्स के पढ़े हैं, बट मैंने पूरे के पूरे 14 चैप्टर के बच्चों को दे दिए हैं। ठीक है, कहाँ मिलेंगे वो भी बताने वाला हूँ। ये है मॉडर्न फिजिक्स के नोट्स, देख लो भाई। ठीक है, तो ये देखो कितने बढ़िया तरीके से, और ये प्रिंट मैंने क्यों करवाए हैं, क्योंकि मैंने इसलिए कि भाई ऐसा ना हो कि फ़ॉन्ट ज़्यादा छोटा हो, दिखे ना, तो बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, ये आपके ड्यूल नेचर के नोट्स हैं। ठीक है, ये इसी तरीके से आप लोगों के एटम्स के नोट्स हैं, तो बहुत ही बढ़िया वाले नोट्स आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब सुनो बात मेरी ध्यान से भैया, आप लोगों को ये नोट्स फटाफट से डाउनलोड कर लेने हैं। अगर डिटेल नोट्स नहीं डाउनलोड किए हैं तो कोई बात नहीं, अभी के लिए आप सिर्फ इस पर फोकस करो, क्योंकि इसमें सब कुछ करवाया गया है, सब कुछ करवाया गया है। हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे लिखना भूल गया कि साथ में बेटा जी मैंने फॉर्मूला शीट दी हुई है, टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगी वो आप लोगों को, तो उस फॉर्मूला शीट को भी डाउनलोड कर लेना। पूरी क्लास 12 फिजिक्स के अंदर जितने भी मतलब चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर में जो जो फॉर्मूला है, जो इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल बन सकता है, सबको मैंने उस फॉर्मूला शीट के अंदर इंसर्ट किया है। तो उसको जरूर से देख लेना, डाउनलोड कर लेना। और ये सारे का सारा जो प्रीमियम फ्री कंटेंट है, ये आप लोगों को कहाँ पे मिलने वाला है? ये आप लोगों को मिलेगा बेटा जी टेलीग्राम चैनल पे। मतलब मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं, मेरे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूँ, वन शॉट, 1 पेजेस नोट्स, डिटेल्ड वन शॉट जो करवाएं, सबकी पीडीएफ आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाले। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है बेटा, फटाफट से इसको ज्वाइन कर लेना। और किसी को भी कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है सुनील जंगड़ा 26 के नाम से, तो वहाँ पे मुझे आप लोग मैसेज कर देना, बहुत जल्द आप लोगों का जो है रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है यार न्यू क्वेश्चन लगाना। अगर आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर ली है, रिवीजन कर ली है, लेकिन
आपने अभी तक कोई भी सैम्पल पेपर नहीं लगाया तो आप लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो फटाफट से सैम्पल पेपर लगा लो। अगर तुमने सैम्पल पेपर की बुक नहीं खरीदी है तो मेरी एक बढ़िया वाली बुक है बेटा, शिवदास के साथ हमारी ये बुक आती है, जिसमें आप लोगों को प्रीवियस 7 ईयर के क्वेश्चन मिलने के साथ साथ सैम्पल पेपर भी मिलते हैं। और आप देख सकते हैं कि 25+1 क्वेश्चन पेपर हैं इसके अंदर। क्लास 12 फिजिक्स के लिए बढ़िया वाली सैम्पल पेपर की बुक है। और सबसे खास बात कि मिनिमम प्राइस पे ये आप लोगों को मिलती है। बाकी बुक्स की तरह नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा महंगी है इससे, है ना, ये एकदम सस्ते प्राइस पे आप लोगों को मिलती है। अगर आपने बुक नहीं खरीदी है तो इसको खरीद लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। न्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टाइम बाउंडेशन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए आपने टाइम बाउंडेशन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस ही नहीं करी, आपने देखा ही नहीं कि 3 घंटे में मैं पूरा पेपर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, सीधा बस मुंह उठा के और चल दिए भाई अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर और सीधा वहीं पे पेपर दे रहे हो, 3 घंटे का वहीं पे पेपर दे रहे हो और वहाँ पे पता लग रहा है कि भाई 3 घंटे में तो तेरे से पेपर हो ही नहीं रहा। तो इसलिए सैम्पल पेपर लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप सबके लिए। एक तो न्यू क्वेश्चन मिलते हैं, टाइम बाउंडेशन के हिसाब से प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है, और आपको तरीका पता लग जाता है कि हाँ यार इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके बेटा, तो इस बुक को खरीद लेना अगर तुमने खरीदी नहीं है। अगर किसी ने खरीद रखी है तो वही यूज़ कर सकता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसको ही खरीदो। हाँ, जिसने नहीं खरीदी है तो भाई साहब ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, चलिए तो अभी बात करते हैं कि सीबीएसई किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहली बात, स्क्रीनशॉट ले लेना ना ले लेना आप लोगों की मर्जी है, मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, लेकिन खाली स्क्रीनशॉट लेने से तुम लोगों का काम नहीं चलने वाला। मैं हर एक चीज़ को बताऊंगा कि किस टाइप से आप लोगों को यहाँ पे जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। बार बार हाथ जोड़ रहा हूँ कि हाँ यार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, आधी अधूरी जानकारी आप सबके लिए हानिकारक रहेगी, तो इसलिए पूरा जरूर देखना। तो देखो यार, फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें देखते हैं, जैसे कि कूलम्स लॉ की अगर हम बात करें तो कूलम्स लॉ में किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। या तो यार देखो बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसकी डेरिवेशन आए, ठीक है, अगर आती है तो डेरिवेशन ही आती है, लेकिन डेरिवेशन के अलावा किस टाइप का क्वेश्चन आता है, वो आता है हमेशा फोर्स निकालने का क्वेश्चन। ठीक है, और फोर्स के अंदर एक खास चीज़ तुमसे पूछ ली जाती है कि साथ में नेचर बता दो। नेचर तुम्हें कैसे पता लगता है कि अगर मान लीजिए 2 चार्ज हैं प्लस एंड प्लस, ठीक है, तो आपको पता होगा कि 2 सेम चार्ज हैं तो रिपल्सिव फोर्स होगी, डिफरेंट चार्ज होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल की, तो इसमें न्यूमेरिकल के चांस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इसमें न्यूमेरिकल के चांस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और न्यूमेरिकल किस टाइप का पूछा है हमेशा पिछले 10 साल में सीबीएसई ने, तो न्यूमेरिकल ऑलवेज ऑन शॉर्ट डाइपोल कंडीशन पे पूछा हुआ है। ठीक है, वही 2kp/r³, kp/r³, इस कंडीशन के ऊपर डायरेक्ट जो है न्यूमेरिकल आया है। टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो यार, डेरिवेशन लगभग अगर हम 70 नंबर की बात करें हमारे क्लास 12 फिजिक्स के लिए, तो पूरे के अंदर 10 से 12 या 13 नंबर की डेरिवेशन आती है। अब ये तो नहीं है कि हर एक चैप्टर से वो डेरिवेशन उठा के दे देगा, कई बार ये होता है कि डेरिवेशन नहीं भी आती है। ठीक है, तो टॉर्क में या किसी भी चीज़ की अगर मैं बात बोलूँ तो ये तो सोच के चलना कि डेरिवेशन तो आ सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन कैसे बन रहा है वो आप लोगों से मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क पूछेगा। वो आपको बोलेगा कि भैया इस तरीके से डाइपोल रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इस साइड से एंगल बना रहा है, इस तरीके से वो रखा है, 0 पे है या 180 पे है, तो आपसे पूछेगा कि बताओ वहाँ पे टॉर्क कितनी लग रही है। तो आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए और उस टाइप पे आप बता सकते हो कि इस पोजीशन पे ये मैक्सिमम टॉर्क लगेगी, इस पोजीशन पे मिनिमम टॉर्क लगने वाली है। फ्लक्स के ऊपर कैसा क्वेश्चन आता है, फ्लक्स में कैसा क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि हमेशा आप लोगों को सिर्फ फ्लक्स बताना होता है कि कितना फ्लक्स निकल रहा है। जैसे कि कोई भी एक शेप दे देगा, कोई भी एक एरिया दे देगा या इमेजिनरी कोजियन सरफेस दे दिया, उसके अंदर चार्जेस को फिट कर दिया, वो बोलेगा कि यहाँ से कितना टोटल फ्लक्स निकल रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। या फिर वो कोई स्फेयर दे देगा, उसके अंदर चार्ज रख देगा, या फिर कोई क्यूब दे देगा, कोई स्क्वायर दे देगा, उसके अंदर चार्ज रख देगा, और चार्ज क्यूब के क्या पता कॉर्नर पे रख दे, क्यूब के क्या पता मिड में रख दे, या क्यूब के किसी एक ब्रांच के मिड में रख दे भाई साहब। तो वो अलग अलग कंडीशन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की, तो इसमें छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं, 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के। वो क्वेश्चन कैसे होते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है, अगर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती तो रीज़न बता दो। डायरेक्शन ऑफ ई कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो बताना होगा कि वो टेंजेंट ड्रॉ कर दो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ। और ये क्यों क्लोज लूप नहीं बनाती, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आप कर रहे हो तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन, तो इसमें तो गारंटी होती है कि यार कोई एक डेरिवेशन जरूर से आप लोगों को देखने को मिल सकती है, नहीं तो सीधा आप लोगों को न्यूमेरिकल मिलेगा।
अब जो टॉर्क वाला सीन होता है ना, उसके अंदर एक और कंडीशन आती है, वो होती है स्टेबल अनस्टेबल की। तो अगर वो मैक्सिमम मिनिमम टॉर्क नहीं पूछ रहा है तो वो आप लोगों से स्टेबल या अनस्टेबल कंडीशन पूछ लेगा कि कब वो इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टेबल रहता है, कब अनस्टेबल रहता है। मैं अगर सेकंड चैप्टर की बात करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की, जिसमें आप लोगों को एक एक नंबर दो दो नंबर में क्या देखने को मिलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस पे आप लोगों को न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। और किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, या तो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल या सीधे फिर ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं कि आप लोग वर्क डन बताओ, ठीक है, कि भाई एक चार्ज को यहाँ से यहाँ तक है, या पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ दे देगा और वो बोलेगा कि बताओ यहाँ पे अब आप लोगों को कैसा काम करना पड़ा है, काम जो है वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस में पूछता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ऐसे न्यूमेरिकल बनते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे बहुत इजी से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है कि शेप बना दो भैया, ठीक है, डेफिनेशन भी बहुत बार आई है, तो डेफिनेशन तो बहुत आसानी होती है, शेप बनानी आनी चाहिए। सिंगल चार्ज के लिए, सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए, सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए, प्लस और माइनस दोनों के लिए, प्लस और प्लस के लिए मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन में, माइनस माइनस के कॉम्बिनेशन में, और प्लस माइनस में मतलब डाइपोल के लिए। तो शेप आपको सबके लिए आनी चाहिए। एक होता है कि वर्क डन यहाँ पे जीरो होता है, तो वो क्यों होता है वो आप लोगों को बताना होता है कि वो आपको बोल देगा कि वर्क डन जो है वो जीरो है, बट क्यों है, तो आपको बताना होगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। या फिर अगर वो बोलता है कि वर्क यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, तो वो क्यों है, तो आपको वो भी बताना पड़ेगा। तो आप बताओगे कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उस पर पोटेंशियल सेम रहता है, तो वर्क डन आप कॉमन सी बात है वहाँ पे जीरो होने वाला है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं न्यूमेरिकल, डायरेक्ट न्यूमेरिकल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पिछले 10 सालों में ये लगा लो कि 8 साल जो है न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछे गए, और डायरेक्ट दो वाला जो सिस्टम होता है उसके ऊपर ही पूछे गए हैं। कैपेसिटर की अगर मैं बात करूँ तो कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट की डेरिवेशन या फिर इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक की डेरिवेशन तो आती ही आती है। दूसरा जो डेरिवेशन बचता है वो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का बचता है, बट सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेरिवेशन से ज़्यादा इसके न्यूमेरिकल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर जो है वो डिलीट हो चुका है उसका डेरिवेशन, लेकिन कॉन्सेप्ट डिलीट नहीं हुआ। आपको क्वालिटेटिव स्टडी जरूर करनी है, आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी स्टोर्ड कैसे होती है। तो इसका मतलब एनर्जी स्टोर्ड बताने के साथ साथ आपको उसके ऊपर न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो फार्मूला बेस्ड, तो दो फॉर्मूले आप लोगों को यूज़ करने हैं, ये और ये, ठीक है। डेरिवेशन आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और छोटी छोटी सी डेफिनेशंस होती हैं, जैसे कि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस क्या होता है या रेजिस्टिविटी क्या होती है, उनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है भाई, टेम्परेचर डिपेंडेंस का आता है। या तो आप लोगों को डायरेक्ट ये बता दिया जाता है कि भैया स्टार्टिंग में टेम्परेचर जीरो है, इस टाइम पे रेजिस्टेंस ये है, अब टेम्परेचर इतना हो गया है तो रेजिस्टेंस बताओ, तो उस टाइम पे ये वाली इक्वेशन आप लोगों की यूज़ होती है। या रेजिस्टेंस को बताने के लिए एक ग्राफ का यूज़ कर लिया जाता है कि आप लोगों को बता दिया जाएगा कि दो मटेरियल्स हैं, यहाँ पे कुछ आई दिया हुआ है, यहाँ पे वी दिया हुआ है, तो बताओ किसका आर ज़्यादा है, तो वो स्लोप से आप लोग निकाल लोगे। अगर यहाँ पे वी होगा और यहाँ पे आई होगा, क्योंकि वी बाई आई स्लोप होने वाला है ना, क्योंकि वी इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो वी बाई आई इज आर, और आर क्या होगा स्लोप होगा, है ना, क्लियर है। और यहाँ से इस फॉर्मूले को चक दो भाई, ठीक है। अब वो बोलेगा कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ रहा है, वो यहाँ से आप लोग बता रहे होंगे, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है वो यहाँ से पता लग जाएगा। और जो आपका KVL है या व्हीटस्टोन है उस पर हमेशा न्यूमेरिकल ही आते हैं, कोई प्रूफ नहीं आता है, ठीक है, कि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। चौथे चैप्टर की अगर मैं बात करूँ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की, तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होता है, हाँ प्रोजेक्टाइल बोलो, वैसे प्रोजेक्टाइल नहीं बोल सकते हम इसको, पाथ ऑफ पार्टिकल्स बोल सकते हैं, कि जब वो कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जब वो मूव करता है तो कैसा पाथ वो बनाता है, तो उसका रेडियस, उसका टाइम पीरियड, उसके शेप पूछ सकता है वो आप लोगों से कि कैसा हो सकता है, क्या फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट की, तो भाई डेरिवेशन आने के चांसेस होते हैं, लेकिन क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, न्यूमेरिकल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। कुछ ऐसे आते हैं कि एक कंडक्टर दे रखा होगा, इसमें करंट बताया होगा, इसमें आप लोगों को पूरे इसके लूप के अंदर भी करंट बताया होगा, तो वो बोलेगा कि नेट इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, तो वो आपको पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना होता है यहाँ पे। टॉर्क ऑन है करंट लूप, इसमें न्यूमेरिकल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप में जो डेरिवेशन है वो आप लोगों को बायट-सावर्ट्स लॉ की करनी है, पहले वाली। न्यूमेरिकल फॉर सेंटर पे आप लोग
कर सकते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब आप कोयल को यूज़ करते हो ना, और वो बोलता है कि इस कोयल में करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका रेडियस कुछ है, तो इसके सेंटर पे फील्ड बता दो, तो वही B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2R वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप सेंटर पे भी फील्ड निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया। या फिर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे बोलेगा करंट जा रहा है, तो इसके ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना लग रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। और गैल्वेनोमीटर तो भाई आंख बंद करके पूरा कर जाना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें से बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं कि भाई सस्पेंशन वायर क्यों यूज़ करी जाती है, ठीक है, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज़ करते हैं, थ्योरी तो होती है। और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर कि कैसे कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में। आगे आ जाती है यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बारी, जो चैप्टर नंबर 5 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सा चैप्टर है, थ्योरी बेस्ड है, तो उसको पूरा कर लेना आप लोग। EMI जो है उसके अंदर कैसा क्वेश्चन बनता है, ऐसे आप लोगों को फील्ड दे रखा होगा, कोई करंट लूप होगा, उसको बाहर लेके जा रहे होंगे या अंदर लेके जा रहे होंगे, तो आपको बोलेगा कि इसके अंदर करंट की क्या डायरेक्शन है। ठीक है, और न्यूमेरिकल किस पे आ सकता है, मोशनल EMF पे, BVL पे, इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो न्यूमेरिकल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। एक क्वेश्चन कैसा आया है पिछले 10 सालों में, ऐसा क्वेश्चन आया कि एनर्जी स्टोर जो होती है किसी सोलेनॉइड में वो ये होती है, मतलब इंडक्टर में, तो आपको शो करना है कि ये एनर्जी डेंसिटी इसकी इतनी होगी, मतलब एक प्रूफ पूछ रहा है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन में हर बार देखा गया है कि दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, दोनों टॉपिक से डेरिवेशन आ रही है, अलग अलग सेट में, किसी में सेल्फ इंडक्शन में आ रही है, किसी में म्यूचुअल इंडक्टेंस में आ रही है। ठीक है, और फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। और जैसे ही हमने यहाँ पे बोला, जस्ट अ मिनट, जैसे ही मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोला कि भाई गैल्वेनोमीटर वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही यहाँ पे AC जनरेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट की बात करूँ तो सीरीज LCR सर्किट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें इंपीडेंस आना चाहिए आप लोगों को। और रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस अगर कर रहे हो तो पीक की बात कर रहे हैं, तो पीक में आपका क्वालिटी फैक्टर भी आता है, तो वो भी आप लोगों के पास होना चाहिए। इसके अलावा किस टाइप का क्वेश्चन आता है कि जो AC और DC अगर पास करें इंडक्टर और कैपेसिटर में से, तो फिर क्या होता है, क्या वो पास करते हैं या नहीं करते हैं। एक और क्वेश्चन कैसा आता है, वो आता है कि लैंप अगर ग्लो कर रहा है, मतलब आपको बताना होता है कि लैंप ज़्यादा ग्लो करेगा या कम ग्लो करेगा, कि अगर हम कंडक्टर की जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस को घटा दें या बढ़ा दें, या इंडक्टर है उसकी इंडक्टेंस को घटा दें या बढ़ा दें, तो उसकी जो ग्लो है उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ट्रांसफॉर्मर में यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पे न्यूमेरिकल बन सकता है, और साथ में जो लॉसेज होते हैं उनको कैसे मिनिमाइज़ करते हैं, और क्यों कोर जो है यूज़ किया जाता है लेमिनेटेड कोर, उसके ऊपर क्वेश्चन बना है ट्रांसफॉर्मर पिछले 10 सालों में। ठीक है, मतलब थ्योरी पे तो बनता ही बनता है, लेकिन उसके अलावा जो 8वां चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, उसमें पहले भी मैंने बोला हुआ है कि EM वेव को जो है आप लोगों ने पूरा पढ़ लेना, जिसमें आपको पूरा सोर्स पता होना चाहिए कि कैसे बनती है EM वेव, कैसे प्रोडक्शन होता है, सोर्स क्या है, प्रोडक्शन क्या है, और साथ में यूजेस आप लोगों को आने चाहिए। और अभी इस बार आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट ऐड हुआ है, तो उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लास्ट टाइम आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं था। रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो इसमें किस तरीके को क्वेश्चन आते हैं, देखो यार आपको हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि विल द लेंस बिहेव कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, कि लेंस जो कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा या डाइवर्जिंग की तरह, लेंस कोई भी वो बोल सकता है। लाइट को अगर हम रिप्लेस कर दें किसी दूसरे कलर से, तो फोकल लेंथ जो है लेंस की उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन एंड पावर, मतलब अगर आप लोगों को लेंस कॉम्बिनेशन में दे रखें तो उसकी फोकल लेंथ निकालो और साथ में पावर निकालो। दूसरी बात, अब बोलेगा कि कोई लेंस है, ठीक है, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, उसमें से लाइट पास करा रहे हैं, तो उससे पास होने के बाद वो कहाँ पे कन्वर्ज या डाइवर्ज होगा, उस टाइप का क्वेश्चन आता है। रे ऑप्टिक्स है तो डायग्राम बनाने हर बार पूछता है, किसी ना किसी सेट में कुछ ना कुछ दिखेगा आप लोगों को, तो रे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है बेटा, और कि कोई लेंस है उसको किस तरीके से इनविजिबल किया जा सकता है, मतलब उसको किस तरीके से भाई साहब मतलब जादू दिखाना है आप लोगों को, कि वो बोलेगा कि हमने क्या किया, एक लेंस लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, अब हमने एक मीडियम लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, तो क्या होगा, तो आप बोलोगे कि ये छिप जाएगा, हमें दिखना बंद हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। प्रिज्म में डेरिवेशन वगैरह तो आती है, बट इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि वो बोलेगा कि आपको यहाँ से रे मिल रही है, पास कर रही है, तो बताओ यहाँ से रे निकलेगी या यहाँ से रे निकलेगी, तो इस केस में आप लोग TIR का यूज़ करोगे बेटा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे कभी ये नहीं होता कि पूरे का पूरा आप लोग पूरा टेलीस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये बता दो, ऐसा नहीं होता है। होता है कैसा कि आपको बोल दिया जाता है जो टेलीस्कोप है या माइक्रोस्कोप है, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो उनकी जो सेपरेशन है वो निकालना है ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच में, मतलब L की बात कर रहा है। अलग अलग कंडीशन पे बोलेगा कि नॉर्मल एडजस्टमेंट है या फिर वो स्ट्रेट्स
वाली है, मतलब अगर इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो नॉर्मल देख रहे हैं भैया, है ना। अगर हम बोलें कि ये इमेज जो है वो कैपिटल डी पे बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने, तो उस टाइम पे बोल देंगे एल निकाल दो। ठीक है, आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे रखा होगा, इंस्ट्रूमेंट क्या ऐसे कोई छाप के नहीं दिखाएगा, आपको बोलेगा कि हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, हम दूर की चीज़ को पास करना चाहते हैं, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, तो आप बोलोगे भाई टेलीस्कोप यूज़ कर सकते हैं। छोटी चीज़ को बड़ा करके देखना है तो माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैग्नीफिकेशन आपसे कैलकुलेट करने को बोल सकता है, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आप लोगों के पास जो टेलीस्कोप है उसमें जो ऑब्जेक्टिव है उसका अपर्चर लार्ज क्यों होता है, या फिर इसका अपर्चर छोटा क्यों होता है किसमें, माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है बेटा, तो थोड़ी सी बड़ी हो रही है वीडियो, बट मैं बार बार बोल रहा हूँ इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना बेटा। वेव ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो वेव ऑप्टिक्स में हाइगन प्रिंसिपल के दोनों जो रूल्स हैं, रूल्स मतलब जो प्रूफ्स हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार कोई ना कोई देखने को मिलता है। या फिर एक एक नंबर के अंदर आपको शेप बनानी आ जाती है कि अगर एक पॉइंट सोर्स दिया हो तो शेप बना दो कि वेव फ्रंट की क्या शेप रहने वाली है। अगर आपको सिलेंड्रिकल सोर्स दिया हुआ है, लीनियर की फॉर्म में दिया हुआ तो क्या शेप होने वाली है, तो इस तरीके की। ठीक है, कोहेरेंट की कंडीशन पूछी जाती है। और इसके अलावा तो ये जो भी फ्रिंजेस हैं कि कहाँ पे हमारी ब्राइट फ्रिंज बनेगी, कहाँ पे डार्क बनेगी, ये सारे न्यूमेरिकल में आते हैं, मैंने लिख भी रखा है। किस में आता है बेटा, न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल में ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ आप लोगों से ये पोजीशन ही पूछे, वो कंडीशन भी पूछ सकता है, तो कंडीशन भी बोल सकते हो। ठीक है, इंटेंसिटी कहाँ पे मैक्सिमम है, कहाँ पे मिनिमम है, ये बोल सकता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस मतलब कि अगर YDSC में अगर एक स्लिट को बंद कर दिया जाए तो अब स्लिट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। रेशो ऑफ विड्थ को पूछा जा सकता है, W1/W2 को बेटा। ठीक है, इसके अलावा कैसा क्वेश्चन आया है पिछले 10 साल में कि विड्थ ऑफ स्लिट को अगर हम इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तो क्या इफेक्ट होता है साइज और इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे। ठीक है बेटा, और पैटर्न बनाना आना चाहिए आप लोगों को। ड्यूल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आना चाहिए, सारे के सारे ग्राफ आने चाहिए, कोई भी ग्राफ CBSE ने हर बार कोई ना कोई पूछा हुआ है। ठीक है, अगर ज़्यादा वेवलेंथ है, ठीक है, अगर ज़्यादा वेवलेंथ है या फिर ज़्यादा वर्क फंक्शन, ये क्या है, मतलब आप लोगों को दो मटेरियल्स दिए होंगे और पूछेगा कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है या किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है। न्यूमेरिकल किस तरीके से आ जाता है आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी दी होगी, उनके रेशियो आप लोगों को बोलेगा कि निकाल दो। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोगों को बोलेगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल दो। एटम्स में डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोहर्स की कोई भी डेरिवेशन पूछ सकता है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैलकुलेट करने को बोल सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को निकालने को बोल सकता है, या काइनेटिक एनर्जी बोलेगा अगर आपको टोटल एनर्जी दे रखी है, और काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी बोलेगा अगर आपको टोटल एनर्जी दे रखी है, और इन पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं बेटा जी। ठीक है, और ये है आपका न्यूक्लियाई, जिसमें आप लोगों को डेंसिटी इंडिपेंडेंट और मास नंबर ये दिखाना होता है, ये प्रूफ आ जाता है, बहुत बार आया है, डेरिवेशन है ये। इसके अलावा एनर्जी कितनी रिलीज होती है, कोई भी रिएक्शन दी होगी और उसमें मास दिए होंगे, आपको बताएगा कि भाई बताओ इसका यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। बाकी फ्यूजन एंड फ्यूजन पे डेफिनेशन या फिर कंप्लीट द इक्वेशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन पे डिफरेंस का क्वेश्चन आ जाता है, और न्यूक्लियर फोर्स में ग्राफ प्लस उसमें उसकी 1 2 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों से पूछ ली जाती है। सेमीनेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर हो चुका है, पहले बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत छोटा हो चुका है, जिसमें आप लोगों को इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक की डिफरेंस आना चाहिए, P और N टाइप का डिफरेंस आना चाहिए, कोई भी एक पूछा जा सकता है। अगर इनमें से क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भाई साहब इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और इसमें सबसे ज़्यादा PN जंक्शन फॉर्मेशन में कौन से दो प्रोसेस होते हैं वो समझाओ, डिप्लीशन लेयर फॉरवर्ड बायस में कैसी होती है, इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है वो समझा दो, पोटेंशियल बैरियर पे क्या फ़र्क पड़ता है वो समझा दो, फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग की वर्किंग तुमसे पूछी जाती है। ठीक है, तो ये हुआ PN जंक्शन का। अब होगा क्या कि इसमें केस बेस्ड आने के चांसेस हैं, तो वो रेक्टिफायर पे भी आ सकता है, या रेक्टिफायर पे बहुत बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि पूरा एक्सप्लेन कर दो, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया रेक्टिफायर बेटा। ठीक है, तो ये थी टाइप्स जो पिछले 10 साल में CBSE ने सबसे ज़्यादा पूछी है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, एंड मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग यहाँ तक आए हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भेज देना, क्योंकि तुमने देखा होगा कि ये जो टाइप्स हैं ये कुछ ऐसे नहीं है तुक्का लगा के नहीं मिलेंगी तुम्हें, पिछले 10 साल के पेपर को अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है तब जाके मिलती है, तो बहुत मेहनत से वीडियो बनी हुई है, तो अपने सभी फ्रेंड्स तक इसको शेयर जरूर से कर देना। आई होप कि आप लोग जल्दी से इस वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।